तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें आशीर्वाद है और वो आने वाले 30 से 40 वर्षों तक जीवित रहकर जन कल्याण का कार्य करना चाहते हैं। मैकडोलगंज में आयोजित दीर्घायु प्रार्थना समारोह के दौरान उन्होंने ये बात कही। हालांकि आज धर्मशाला में दलाई लामा के बर्थडे से जुड़े एक कार्यक्रम पर सबकी नजरें टिक गई। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का 90वां जन्मदिन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और अरुणाचल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर भारत चीन में जुबानी जंग हुई। धर्मशाला में भारत सरकार के 2 शीर्ष प्रतिनिधियों की मौजूदगी से संकेत साफ है। दलाई लामा का जन्मदिन 6 जुलाई को है और वर्तमान में धर्मशाला स्थित तुगलासांग मठ में वो निवास करते हैं, जो तिब्बती बौद्धों का प्रमुख केंद्र है। किरण रिजिजू और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में भाग लिया। रिजिजू की इस यात्रा के एक दिन पहले ही चीन ने भारत को तिब्बत से जुड़े मुद्दों पर सावधानी बरतने की नसीहत दी थी। भारत को तिब्बत से जुड़े मुद्दों को सावधानी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये भारत चीन संबंधों को प्रभावित कर सकता है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया, एक्स पर पोस्ट किया। इसके पहले रिजिजू ने कहा था कि दलाई लामा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया पूरी तरीके से उनके मुताबिक ही होनी चाहिए। यह बयान चीन के उस दावे के जवाब में था जिसमें चीन ने कहा था कि अगले दलाई लामा की नियुक्ति की प्रक्रिया बीजिंग की मंजूरी से होनी चाहिए। हालांकि आज रिजिजू ने कहा कि यह पूरी तरीके से धार्मिक मामला है। Holiness Dalai Lama is the revered guest of India, and we all are here for the religious purpose. There should be no political angle given to it. This is nothing to do with political affairs. भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के मामले में कोई पक्ष नहीं लेती। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा था कि आज भारत हमेशा से धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता को महत्व देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हालांकि भारत ने खुद को इससे अलग दिखाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर सी बात है कि भारत दलाई लामा के स्टैंड के साथ भी नजर आ रहा है। और हाल ही में दलाई लामा ने स्पष्ट किया था कि उनका उत्तराधिकारी भारत में स्थित गदेन फोड्रंग ट्रस्ट का होगा और उसी द्वारा चुना जाएगा, न कि किसी और प्राधिकरण की तरफ से उसको चुना जाएगा। इस बयान को चीन के प्रभाव को नकारने का संकेत माना जा रहा था और इसी से चीन को मिर्ची लगी है। केंद्रीय मंत्री और एक सीमावर्ती राज्य के मुख्यमंत्री की धर्मशाला में मौजूदगी राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि भी भारत का क्लियर मैसेज है। भारत तिब्बती समुदाय और उनके आध्यात्मिक गुरु के साथ है। भले ही चीन इससे असहज हो, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत चीन सीमा विवाद और तिब्बत नीति को लेकर लंबे समय से तनाव चल रहा है। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर बयानबाजी से बढ़ सकता है तनाव। तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा है कि आखिर विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल अपने 90वें जन्मदिन में दलाई लामा ने साफ किया कि उनकी संस्था गार्डन फोड्रंग ट्रस्ट के पास ही भविष्य के दलाई लामा को पहचानने का पूरा अधिकार होगा और नए दलाई लामा के चयन में किसी भी दूसरे का कोई अधिकार नहीं होगा। दलाई लामा ने स्पष्ट किया कि इस बार का दलाई लामा किसी लोकतांत्रिक और आज़ाद देश से चुना जाएगा। इसका मतलब हुआ कि दलाई लामा चीन या फिर तिब्बत से नहीं होगा, क्योंकि चीन लोकतांत्रिक नहीं है और तिब्बत आज़ाद नहीं है। इस पर चीन का अधिकार है और इसी से चीन तिलमिलाया हुआ है। अब दलाई लामा कैसे मिलते हैं भी आप जान लीजिए। हर नया दलाई लामा पिछले लामा का पुनर्जन्म होता है। इनका चुनाव नहीं होता बल्कि खोज की जाती है। खोज में कई प्रतीकों संकेतों का अहम ध्यान रखा जाता है और हर तरीके से संतुष्ट होने के बाद नए दलाई लामा की घोषणा की जाती है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद दलाई लामा नए शरीर में पुनर्जन्म लेते हैं। वरिष्ठ भिक्षु एक ऐसे बच्चे को खोजते हैं जो दलाई लामा का अगला अवतार हो। सपनों में आए संकेतों और छवियों का विश्लेषण करते हैं। मृत्यु के समय दलाई लामा की मुद्रा क्या थी, शव किस दिशा में था, दाह संस्कार के समय धुएं की दिशा क्या थी, लात्सो की प्रमुख झील भी इसी खोज में एक अहम भूमिका है।